गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। 11th क्लास में हम लोगों ने अभी तक 3 लेक्चर में फार्मूला मेकिंग, फार्मूला मास, परसेंटेज डिटर्मिनेशन ऑफ एन एलिमेंट ये सीखा था। आज का जो लेक्चर 4 है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लेक्चर 4 है मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। कैलकुलेशंस करते समय मोल का यूज़ बहुत ही होता है केमिस्ट्री में। बहुत ढेर सारी कहानी है मोल कॉन्सेप्ट में। कोई भी चैप्टर हम लोग आगे करेंगे तो उसमें मोल का यूज़ आएगा, चाहे वो स्टाइकियोमेट्री हो, चाहे इक्विलिब्रियम हो, चाहे स्ट्रक्चर ऑफ एटम हो, वॉटएवर, केमिकल काइनेटिक्स हो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो, मोल का यूज़ होना ही होना है। तो मोल कॉन्सेप्ट का फंडामेंटल फाउंडेशन, हालांकि ये चैप्टर 1 में, यूनिट 1 में आएगा। जब मैं आपको सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो उसमें मोल कॉन्सेप्ट का एक बहुत बड़ा पार्ट आपके सामने मैं लेके आऊँगा। लेकिन अभी मोल कॉन्सेप्ट का जो फंडामेंटल है वो हमारी पॉकेट में होना चाहिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है मोल कॉन्सेप्ट। तो मोल कॉन्सेप्ट की कहानी क्या है ये बहुत ही ध्यान से सुनना है और एक एक बात को बहुत ही ध्यान से आपको समझना है कि मोल कॉन्सेप्ट की कहानी कैसे शुरू हुई। सिंपली जैसे हमारे पास कोई इस तरह से नंबर लिखे होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। तो ये काउंटिंग नंबर है एक्चुअली में। जैसे ही हम काउंटिंग नंबर 12 पे पहुँचे तो एक नंबर आया जिसको केमिस्ट्री में या यूज़ करते समय हम लोगों ने क्या बोल दिया, डजन। समझो, एक नंबर आया, इसको 12 भी बोल सकते हैं, लेकिन एक पूरा एक पाइल रखा हुआ है। सपोज दैट कि कोई एक ढेर है जिसमें जो है इस तरह से 12 चीज़ें रखी हुई हैं। तो इस पूरे पाइल को, इस पूरे ढेर को, जिसको आप गुजराती में झगला बोलते हैं, तो इस पूरे पाइल को हमने क्या नाम दिया, डजन। मतलब कुछ बड़ा हुआ तो उसे नाम मिला। ऐसे ही हम इसकी काउंटिंग रेगुलर रखें और ये 13 से लेके जैसे ही हम लोग 24 पे आएंगे तो इसे भाई मैं 2 डजन बोल दूंगा। ऐसे ही अगर ये नंबर 144 हो जाए तो इसे हम लोगों ने ग्रॉस बोल दिया। मतलब ये कुछ भी नहीं है, मैं आपको बताऊं ये क्या है, सिंपली एक काउंटिंग यूनिट है कि भाई अगर किसी ढेर में कोई पाइल है, कोई हीप है और उसमें मान चलिए कि 12 नंबर्स रखे हुए हैं या 24 नंबर्स रखे हुए हैं या 144 नंबर्स रखे हुए हैं, तो उसको सिंपली हमने क्या बोल दिया, उसको हमने डजन, 2 डजन या ग्रॉस बोल दिया। सीधी सी बात है कि हम जो है किसी काउंटिंग यूनिट को, हमारे पास ढेर सारी चीज़ें हैं भाई, हमारे पास सपोज दैट कि हम जो है 12 पेन्स लेके आए तो उसको हम 1 डजन पेन बोल सकते हैं। हमारे पास 12 बुक्स हैं तो उनको हम 1 डजन बुक्स बोल सकते हैं। एक एक करके गिनने की आवश्यकता नहीं है, बोल दिया कि भाई ये 1 डजन है। मैंगो है तो बोले 1 डजन है। 24 हो गया तो 2 डजन हो गया। ऐसे ही हम लोगों ने मोल की कहानी शुरू की कि भाई जैसे कोई एक बड़ा सा नंबर, जैसे नॉर्मली हम लोग क्या बोलते हैं, ये लिखा हुआ है तो इसको हम लोग क्या बोल देते, 1000। इसको हम लोग क्या बोल देते, लैक बोल देते साहब।
इसको मिलियन बोल देते हैं। इसको बिलियन बोल देते हैं। और इसको ट्रिलियन बोल देते हैं। अपनी कॉपी में एक छोटी सी ये टेबल बना लेना, क्योंकि मोल का यूज़ करते समय, मोल कॉन्सेप्ट का यूज़ करते समय ये डेटा, जेंटलमैन, ये नंबर्स 50 टाइम्स यूज़ होने वाले हैं, 50 से भी ज़्यादा बार यूज़ होने वाले हैं। सीधी सी बात है कि एक छोटी सी कहानी है कि जब कुछ भी बड़ा हुआ तो उसे नाम दिया गया। जैसे भाई हम लोग बात करते हैं 100 की, 100 के बाद 1000, 10,000, लाख, तो ऐसे यूएस में हम लोग बिलियन और ट्रिलियन का भी यूज़ कर लेते हैं। तो जब कुछ भी बड़ा हुआ तो उसे नाम दिया गया। यहाँ से एक कहानी शुरू हुई मोल की, कि एक क्वेश्चन आया जनरली दिमाग में कि व्हाट इज मोल, मोल है क्या। जैसे हम लोग बात करें कि 1 कप ऑफ टी, आपने पॉइंट्स देखा, पहले पॉइंट के अकॉर्डिंग यही रिप्रेजेंट किया गया है कि एक जो पायल है, एक ढेर है, एक ही जैसी थिंग्स का जो ढेर है, जो पायल है, उसको हम काउंटिंग यूनिट में यूज करेंगे और उसे हम फर्दर मोल बोलेंगे। फर्स्ट पॉइंट में ये आपने क्लियर किया। 1 कप ऑफ टी, नॉर्मली सभी लोग चाय पीते हैं, चाय नहीं पीते तो कॉफ़ी पीते हैं भाई, अरे कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं कि 1 कप चाय है, 1 कप ऑफ टी। तो साइंस कहती है कि 1 कप चाय यदि है तो इसमें इट कंटेन्स more than billion or trillion particles। मैंने आपको बताया कि भाई बिलियन का मतलब 10⁹ हो गया, एक बड़ा नंबर हो गया। जब कोई बड़ा नंबर आया तो उसको नाम दिया गया। या ट्रिलियन पार्टिकल्स, साइंस ये भी सजेस्ट करती है कि यदि 1 कप चाय है, 1 कप चाय है, 1 कप कॉफ़ी है, तो उसमें 10⁵ से भी ज़्यादा, 10⁵ से भी ज़्यादा, जेंटलमैन बहुत ध्यान से सुने मेरी बात और इसको कंटिन्यू करें, समझें आप बात को। 10⁵ से भी ज़्यादा क्या होते हैं? पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं। तो दिमाग लगाया गया कि भाई 10⁵ से ज़्यादा पार्टिकल्स होंगे तो क्या 10⁶ होंगे? नहीं, इससे भी ज़्यादा। 10⁷ होंगे? नहीं, इससे भी ज़्यादा, इससे भी बहुत ज़्यादा। क्या 10⁹ होंगे? नहीं, इससे भी बहुत ज़्यादा। 10⁵ से बहुत ज़्यादा पार्टिकल्स होते हैं। तो एक नंबर सजेस्ट किया गया कि साहब इस ऑर्डर के पार्टिकल्स होते हैं। 10⁻23 ऑर्डर के पार्टिकल्स साहब होते हैं मोल में। एक मोल की अगर हम बात करेंगे तो 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं एक मोल में। तो एक साइंटिस्ट हुए जिनका नाम हुआ एवोगाड्रो। एक साइंटिस्ट हुए जिनका नाम हुआ एवोगाड्रो। तो साहब एवोगाड्रो कहते हैं कि 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं और इसी को हम क्या बोलते हैं? एक मोल बोलते हैं।
पहले ही मैं बोल चुका हूं कि कोई भी बड़ा काम हुआ तो उसे नाम दिया गया। तो केमिस्ट्री में इस नंबर को 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर को क्या बोला गया, 1 मोल बोला गया। तो हमारा जो क्वेश्चन था कि व्हाट इज मोल, व्हाट इज मोल, तो इसका आंसर आपको मिल गया। मोल कुछ भी नहीं है, मोल सिंपली क्या है कि काउंटिंग यूनिट, काउंटिंग यूनिट फॉर, काउंटिंग यूनिट फॉर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। हम लोग बात किसकी कर रहे हैं, केमिस्ट्री में, इन केमिस्ट्री। ऐसे सोचो ना कि साहब ये चौक है, अब इसमें ढेर सारे पार्टिकल्स हैं, आप उनको देख नहीं सकते नेकेड आई से, लेकिन माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। तो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, छोटे छोटे पार्टिकल्स, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स को काउंट करने के लिए जो काउंटिंग यूनिट है उसी को साहब मोल बोला गया। अब वो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स क्या हो सकते हैं, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स क्या हो सकते हैं, ये आपको पहले दूसरे तीसरे पॉइंट में क्लियर हो जाएगा कि माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स आप क्या हो सकते हैं। माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल का सीधा सा मीनिंग है ऐसे पार्टिकल्स जिनको हम माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, नेकेड आई से नहीं देख सकते। एक कप चाय है या एक पेन है, आपके पास एक कोई भी चीज है जो कि बहुत बड़ी है, उसमें बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं साहब, क्या आप उनको देख सकते हैं नेकेड आई से, नहीं देख सकते। तो कैच द पॉइंट, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स क्या हो सकते हैं, अरे साहब इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, प्रोटॉन्स हो सकते हैं, न्यूट्रॉन्स हो सकते हैं, एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं। और आयंस के बारे में मैंने आपको बताया था कि 2 टाइप के होते हैं, कैटायन और एनायन। कैटायन मतलब जिसके ऊपर प्लस चार्ज है और एनायन मतलब जिसके ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव। तो ये वो पार्टिकल्स हैं जिनकी काउंटिंग के लिए हम मोल का यूज करते हैं, क्योंकि एक मोल एक बहुत बड़ा नंबर है, मोल एक बहुत ही बड़ा नंबर है साहब, इसको आप छोटा मोटा नंबर मत समझिए। तो वहां पर जब इस नंबर को डिफाइन किया गया तो अवोगाड्रो जो साइंटिस्ट थे उन्होंने कहा, क्योंकि उस समय आप अगले पॉइंट में देख सकते हैं, क्योंकि उस समय जो मेजरेबल एलिमेंट था वो सब कार्बन था, कार्बन 12। वैसे तो आप कहेंगे कि साहब इसके 3 आइसोटोप्स होते हैं, बिल्कुल सही बात है, इसके 3 आइसोटोप्स ही होते हैं, लेकिन साहब उस समय जो आइसोटोप्स थे उनकी डिस्कवरी नहीं हुई थी साहब। उस समय आइसोटोप्स की चर्चा को बहुत ही अच्छे से नहीं रिप्रेजेंट किया गया था। तो सबसे मेजरेबल जितनी भी ऑर्गेनिक स्पीसीज हैं तो उनमें आपको कार्बन मिल ही जाता है। तो अवोगाड्रो कहते हैं कि C12 कार्बन 12 जो हमने लिया, पॉइंट में आपको क्लियर हो जाएगा कि कार्बन 12 के 12 ग्राम में, कार्बन 12 का साहब कितने ग्राम, 12 ग्राम, कार्बन 12 के 12 ग्राम में जितने पार्टिकल्स हैं ना, उसे एक मोल कहते हैं।
कार्बन 12 के 12 ग्राम में जितने पार्टिकल्स हैं साहब, कैच द पॉइंट, उसे 1 मोल कहते हैं। और ये पार्टिकल्स क्या हो सकते हैं? ये पार्टिकल्स कुछ भी हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, प्रोटॉन हो सकते हैं, एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं, ठीक है ना। तो सिंपली मोल एक क्या है? काउंटिंग यूनिट है। मोल क्या है? एक काउंटिंग यूनिट है। उस समय सबसे मेजरेबल, अभी जैसे मान चलो कि हाइड्रोजन की बात करें आप, या ऑक्सीजन की बात करें, या नाइट्रोजन की बात करें, तो साहब इसका अगर 1 ग्राम ले लें, इसका 16 ग्राम ले लें, इसका 14 ग्राम ले लें, तो कार्बन को ध्यान में रखते हुए हमने मोल को डिफाइन किया। लेकिन अगर अब प्रेजेंट टाइम में हम हाइड्रोजन के 1 ग्राम की बात करें, तो 1 ग्राम में साहब जितने पार्टिकल्स होंगे ना, उसी को हम क्या बोलेंगे? 1 मोल। इसमें जितने भी पार्टिकल्स होंगे उसको हम क्या बोलेंगे? 1 मोल। नाइट्रोजन के 14 ग्राम में जितने भी पार्टिकल्स होंगे उसको हम क्या बोलने वाले हैं? 1 मोल। तो 0.123 में ये आपको क्लियर हो जाएगा कि जब कुछ भी बड़ा हुआ तो उसे नाम दिया गया, तो ये एक बहुत बड़ा नंबर है, समझो आप। मोल कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है, मोल एक बहुत बड़ा नंबर है। 6.02 into 10 to the power 23 is called Avogadro number। अवोगाड्रो नंबर, इसे आप क्या बोलते हैं? अवोगाड्रो नंबर, क्योंकि इसे अवोगाड्रो ने रिप्रेजेंट किया था तो इसे अवोगाड्रो नंबर बोल देते हैं, ठीक है ना। कई बुक्स में ये चीज इस तरह से लिखी रहती है, एक ही बात है। 6.02 into 10 to the power 23। तो 1 मोल क्या है? समझो आप बात को। मोल की स्ट्रेंथ बहुत बड़ी है, स्ट्रेंथ ऑफ मोल, या जिसको हम बोलें कि मोल की पावर। भाई मोल कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। अगर आपके पास इतने पैसे आ जाए ना, तो अंबानी वगैरह कहीं नहीं लग रहे आपके सामने। अगर इतना पैसा आपके पास आ गया ना, ठीक है ना, ये ढेर सारी चीजें हम मोल कॉन्सेप्ट में करने वाले हैं। अभी हम केवल फंडामेंटल की बात कर रहे हैं कि यदि इतने पैसे, इतने रुपए आपके पास आ जाएं, तो और अगर हर सेकंड में आप 1 करोड़ रुपए भी खर्च करेंगे ना, पहली बात तो इतना रुपए अगर आपके पास आ गया तो ये तो बिलियन ट्रिलियन से भी बहुत बड़ा नंबर है। नॉर्मली जो है हम लोग कहते हैं कि भाई वो लखपति है, करोड़पति है, लेकिन साहब इतना पैसा आ गया तब तो आप मोलपति हो गए ना। तो मोलपति हो गए आप, मतलब आप करोड़पति अरबपति लोगों को बहुत पीछे छोड़ने वाले हैं साहब, क्योंकि इतना रुपया आने के बाद आपको पूरी जिंदगी लग जाएगी, लेकिन आप इतना पैसा, इतना रुपया आप खर्च नहीं कर पाएंगे। तो मोल की औकात क्या है, मोल की पावर क्या है, इस पे भी बहुत डिटेल में चर्चा होगी। हम यहाँ पर काउंटिंग यूनिट मोल की चर्चा कर रहे हैं कि कार्बन 12 के 12 ग्राम में, कार्बन 12 के 12 ग्राम में जितने पार्टिकल्स होंगे उसको आप 1 मोल कहने वाले हैं। अगले पॉइंट्स में आप देखेंगे कि मोल एटम, जिसको हम मॉडर्न में ग्राम एटम भी बोलते हैं, तो मोल एटम का मतलब 6.02 into 10 to the power 23 एटम्स। अगर साहब इतने एटम्स रखे हैं ना, तो कितने हम बात कर रहे हैं? 1 मोल एटम की बात कर रहे हैं साहब। आप इसको 2 मोल एटम कर देंगे तो ये डबल हो जाएगा, आप इसको 3 मोल कर देंगे तो ये ट्रिपल हो जाएगा। तो 1 मोल एटम या 1 ग्राम एटम मतलब इतने एटम्स हो गए। अगले पॉइंट में क्लियर किया गया है मोल मॉलिक्यूल, या इसी को हम बोल देते हैं मॉडर्न केमिस्ट्री में ग्राम मॉलिक्यूल। तो कितने मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं? 6.02 into 10 to the power 23 मॉलिक्यूल साहब हो सकते हैं। बहुत बड़ा नंबर है साहब, और जब एक बड़ा नंबर आया तो उसे नाम दिया गया, इसीलिए इस नंबर को हमने क्या बोला? 1 मोल। हम मोल आयंस की बात कर सकते हैं।
तो मोल आयंस का मतलब 6.02 इंटू 10⁻23 आयंस। और ये आयंस क्या हो सकते हैं, मैं फिर से रिपीट कर दूं, कैटाइन और एनाइन। ये सब कैटाइंस हो सकते हैं या फिर एनाइंस हो सकते हैं। साहब जिसके ऊपर प्लस चार्ज रख दिया ना वो कैटाइन हो गया, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज रख दिया वो एनाइन हो गया। Na प्लस है तो कैटाइन है, Cl माइनस है तो एनाइन है, Ag प्लस है तो कैटाइन है, CO3 माइनस 2 है तो एनाइन है। कहीं कोई समस्या वाली बात ही नहीं है। इतना जानने के बाद अब जब हमने मोल को अलग अलग टर्म में सीखने की कोशिश की, मोल अलग अलग टर्म में सीखने की कोशिश की तो कुछ फॉर्मूले आए। आप अगले पॉइंट में देखेंगे कुछ फॉर्मूले आए कि जैसे number of moles is equals to mass in gram divided by gram atomic mass। सब GAM को हम क्या बोलेंगे, ग्राम एटॉमिक मास। एटॉमिक मास मतलब परमाणुवीय दड़। अरे जब आपने एटॉमिक मास को ग्राम में लिख दिया तो साहब ग्राम एटॉमिक मास हो गया। ग्राम एटॉमिक मास का मतलब सीधा ही है कि मास ऑफ 1 मोल। और ये किसके लिए दिया जाता है, एलिमेंट के लिए, तो हम लिख देंगे मास ऑफ 1 मोल एलिमेंट। अगर हम नंबर ऑफ मोल्स निकालें, एक फॉर्मूला और है, ये आपको अगले वाले पॉइंट में क्लियर होगा। तो मास इन ग्राम डिवाइड बाई GMM। GMM को साहब क्या बोलते हैं, GMM को मैं बोलूंगा ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ग्राम मॉलिक्यूलर मास। और ग्राम मॉलिक्यूलर मास GMM मतलब मास ऑफ 1 मोल कंपाउंड या मॉलिक्यूल, किसमें, ग्राम में। ये भी साहब किस में होगा, ग्राम में। तो अगर हमारे पास, हम लीनियर क्वेश्चन करेंगे, अभी ये बेसिक इंफॉर्मेशन है। आप देखेंगे PDF में पॉइंट में ये फॉर्मूले लिखे गए हैं कि जब हमें मोल्स को कैलकुलेट करना है, ये तो साहब हमने मास को ध्यान में रखते हुए, जो मास का टर्म है उसको ध्यान में रखते हुए हमने ये 2 फॉर्मूले आपके सामने लिखे। ये 2 फॉर्मूले हमने आपके सामने लिखे। छोटे छोटे बेसिक से लीनियर क्वेश्चन कर लेते हैं। लीनियर क्वेश्चंस कोई नई चीज नहीं है, एक लाइन का क्वेश्चन है, लीनियर क्वेश्चन बोल दिया। मान चलो मैं बोल रहा हूं 23 ग्राम सोडियम। साहब 23 ग्राम सोडियम लिया, मोल कैलकुलेट करना है, तो मास इन ग्राम 23, और सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है, 23। तो साहब कितना मोल आ गया, 1 मोल आ गया। मैं आपको क्लियर कर दूं कि आपको मैग्नीट्यूड यूज करना है। तो बोले साहब ग्राम क्यों लगा रहे, ग्राम इसलिए लगा रहे क्योंकि ग्राम एटॉमिक मास 1 मोल के लिए है, एटॉमिक मास 1 एटम के लिए है। 44 ग्राम CO2 देते कार्बन डाइऑक्साइड, और मोल निकालते तो 44 मास इन ग्राम, और इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना आएगा, 44। तो ये भी साहब 1 मोल आ जाएगा। हमने पिछले वाले लेक्चर में आपको बताया था फॉर्मूला मास या मॉलिक्यूलर मास,
तो CO2 में मैंने बोला ना कि एक कार्बन है साहब, और कितनी ऑक्सीजन है? 2। तो कैलकुलेट किया तो कार्बन का तो 12 होता है, और ऑक्सीजन का कितना होता है साहब? 16। तो ये पूरा ऐड करोगे 44। अगर यही हम मॉलिक्यूलर मास निकालते, डिटेल में चर्चा करेंगे थोड़ा मोल में भी, यही आप मॉलिक्यूलर मास निकालते तो इसके आगे AMU लगाते, ठीक है ना। लेकिन हमने इसके आगे क्या लगा दिया? ग्राम, क्योंकि ये अगर ग्राम लगा दिया हमने तो ये फिर क्या हो गया? ग्राम मॉलिक्यूलर मास। 44 ग्राम CO2 यदि किसी गैस फ्लास्क में है, बल्ब में भरी हुई है, तो 44 ग्राम CO2 का मतलब हुआ 1 मोल CO2, 1 मोल CO2। तो ये लीनियर क्वेश्चन है, आप फॉर्मूले से पॉइंट क्लियर कर सकते हैं। एक टर्म आता है कि हम वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में, अगर हम मोल की बात कर रहे हैं तो 2 टर्म्स आए, इन टर्म्स ऑफ मास और दूसरा आया इन टर्म ऑफ वॉल्यूम, जिसको आप साहब कद बोलते हैं। सरल सी मीनिंग है कि कद के पदों में, और ये है द्रव्यमास के पदों में। तो यहां पर 2 टर्म आएंगे, मैं लिख रहा हूं GAM, ग्राम एटॉमिक मास, बता चुका हूं आपको, और GMM, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। इन दोनों को मैं सब मोलर मास बोलने वाला हूं। मोलर मास का मतलब ही है कि एक कहानी वहीं से शुरू हुई ना, कि काउंटिंग यूनिट क्या ली हमने? 1 मोल। जब कुछ बड़ा हुआ तो उसको नाम दिया गया, तो 1 मोल का जो मास होगा उसी को हम मोलर मास बोलेंगे। और इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम मैं क्या बोलने वाला हूं? मोलर वॉल्यूम। और ये मैं किसके लिए यूज करने वाला हूं? फॉर गैसेस ओनली। ये में जो मोलर वॉल्यूम है, मतलब 1 मोल गैस का जो वॉल्यूम होगा ना साहब, उसको मैं क्या बोलने वाला हूं? मोलर वॉल्यूम। 1 मोल का जो मास होगा एलिमेंट का, उसको मैं क्या बोलने वाला हूं? ग्राम एटॉमिक मास। 1 मोल कंपाउंड ग्लूकोज है, यूरिया है, सोडियम क्लोराइड है, इसका जो मास होगा उसको मैं क्या बोलने वाला हूं? ग्राम मॉलिक्यूलर मास। और इसको हम नॉर्मली क्या बोल देते हैं? मोलर मास, मतलब मास ऑफ 1 मोल। तो अगले पॉइंट में यही फॉर्मूले आपको दिए गए हैं। PDF के लास्ट में एक चार्ट दिया गया है जिसका यूज इन फॉर्मूले में कन्वर्जन में किया गया है। तो बेसिकली ये फॉर्मूले हैं। अगर आप गैस के वॉल्यूम की बात करें, 1 मोल गैस है, कोई भी गैस हो, 1 मोल गैस है, एक मोल गैस। सबसे पहले तो गैस के लिए एक बेसिक सा पॉइंट क्या होता है कि जो इसका साफ वॉल्यूम होता है ना, और जो उसका शेप होता है, ये इन दोनों में से कोई भी डेफिनेट नहीं होता, नॉट डेफिनेट। ये भी साहब नॉट डेफिनेट। डेफिनेट का मतलब होता है निश्चित। गैस का वॉल्यूम निश्चित नहीं होता। हम जिस कंटेनर में
एक ट्यूब में भर देंगे तो साहब उसका वॉल्यूम कवर करेगा, उसका शेप ले लेगा। एक फुटबॉल में भी हम गैस को भर देते हैं, एयर। तो गैस के लिए वॉल्यूम और शेप दोनों डेफिनेट नहीं होते। कंडीशन ध्यान रखनी है, एसटीपी या फिर एनटीपी। पॉइंट में क्लियर होगा। एसटीपी को आप बोलते हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। या एनटीपी को बोल देते हैं नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। क्योंकि टेम्परेचर और प्रेशर का कन्वेंशन तो हमें लेना ही पड़ेगा। जब हम गैस के वॉल्यूम को डिस्कस करने में इंटरेस्टेड हैं तो मुझे गैस के वॉल्यूम को डिस्कस करने के लिए टेम्परेचर और प्रेशर का टर्म तो लेना ही पड़ेगा। तो एसटीपी का मतलब साफ हुआ, आप पॉइंट में क्लियरली देखेंगे लिखा होगा पीडीएफ में कि एसटीपी मतलब एसटीपी के लिए पीडीएफ में पॉइंट में लिखा होगा कि प्रेशर जो है 1 एटमॉस्फेरिक और जो टेम्परेचर होगा वो 273 केल्विन होगा सब। अगर इस ओल्ड कन्वेंशन की हम बात करें तो वॉल्यूम ऑफ 1 मोल गैस जो कैलकुलेट किया गया वो 22.4 लीटर। 1 लीटर में साहब कितने ml होते हैं? 1000 ml। तो 22.4 लीटर कितना हो जाएगा? 22400 ml। एक साहब नया कन्वेंशन आ गया कि 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर होता है, या जिसको सीसी बोल देते हैं, लिखा रहता है। तो साहब 22.4 लीटर 22400 ml, और इसी को मैं बोल सकता हूँ 22400 क्यूबिक सेंटीमीटर। आप लोअर यूनिट से हायर यूनिट में जाते हैं या हायर यूनिट से लोअर यूनिट में जाते हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, ये डजंट मैटर। ये बहुत ही छोटी चीज़ें हैं कि साहब 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 10 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे? तय बात है कि मल्टीप्लाई करेंगे आप, और सेंटीमीटर से मीटर में जाएंगे तो डिवाइड करेंगे। लीटर से मिलीलीटर में जाएंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे, मिलीलीटर से लीटर बनाएंगे तो डिवाइड करेंगे। न्यू कन्वेंशन, न्यू कन्वेंशन के अकॉर्डिंग एसटीपी में जो प्रेशर है वो 1 बार लिया गया और जो टेम्परेचर है वो 273 केल्विन लिया गया, और जो वॉल्यूम है वो कितना यूज़ करना है? 22.7 लीटर। बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। 1 ATM इज इक्वल्स टू 1.01325 बार होता है। बट वी हैव टू रिमेंबर, सीधी सी कहानी है कि साहब हमसे कहीं कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, गलती नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ें, और क्वेश्चन में अगर 1 बार दिया गया है तो मोल की कैलकुलेशन करते समय आपको 22.7 लीटर यूज़ करना है। 1 ATM इज इक्वल्स टू इतने बार, और नॉर्मली आपको 1 ATM अगर दिया जाए तो आपको 22.4 लीटर यूज़ करना है। वॉल्यूम की जो भी डेटा होगी वो हम गैस के लिए यूज़ करने वाले हैं। वॉल्यूम की जो भी डेटा होगी वो हम गैस के लिए यूज़ करने वाले हैं, मतलब मोल्स ऑफ गैस। आप देख पा रहे हैं फॉर्मूला, मोल्स ऑफ गैस
इज इक्वल्स टू वॉल्यूम एट STP और NTP डिवाइड बाई 22.4। हम यही फॉर्मूला नॉर्मली यूज़ करते हैं क्योंकि हम प्रेशर को कितना ले रहे हैं, 1 atm। क्वेश्चन में अगर स्ट्रिक्टली दिया गया है 1 बार तो हम 22.7 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये गैस जो है ना साहब, ये मोनो एटॉमिक हो सकती है साहब, ये डाई एटॉमिक हो सकती है, और ये ट्राई एटॉमिक या पॉली एटॉमिक हो सकती है। अब स्टूडेंट के दिमाग में एक क्वेश्चन जनरेट हो रहा होगा कि साहब ये कौन सी समस्या आ गई। अरे भाई ये कोई समस्या नहीं है। मोनो का मतलब मैंने बताया था ना 1, डाई का मतलब 2, ट्राई का मतलब 3, टेट्रा का मतलब 4, पेंटा का मतलब 5। अरे आप 10th क्लास में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ के आते हैं तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, ये सब क्या है, इनर्ट गैसेस हैं, ये मोनो एटॉमिक हैं। गैस के मॉलिक्यूल का कंपोजिशन यदि एक एटम से है तो वो मोनो एटॉमिक हो गया। अगर मैं लिखूंगा O2, NO, नाइट्रिक ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, तो साहब ये डाई एटॉमिक हो गए। ऐसे में CO2 को क्या बोल दूंगा, ट्राई एटॉमिक बोल दूंगा, CH4 को क्या बोल दूंगा, पॉली एटॉमिक बोल दूंगा। तो कोई भी गैस हो, इनमें से कोई भी गैस हो, लेकिन इनमें से किसी भी गैस को आप ले लो साहब, STP पर 1 मोल गैस का जो वॉल्यूम होगा, 1 मोल गैस का जो वॉल्यूम होगा वो कितना होगा, 22.4 लीटर। ये आपको ध्यान रखना है कि चाहे ऑक्सीजन की बात करो, चाहे ओजोन की बात करो, चाहे CO2 की बात करो, दुनिया की कोई भी गैस उठा के रख दो, लेकिन यदि STP पर 1 मोल गैस की बात की जा रही है तो साहब उसका जो वॉल्यूम होगा वो 22.4 लीटर होगा, और उसी को आप मोलर वॉल्यूम बोलने वाले हैं। हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द फॉर्मूला ऑफ मोल कॉन्सेप्ट। आपकी PDF में ये सारे पॉइंट मेंशन हैं, आप एक एक करके चेक करेंगे और सारी चीज़ों को सही तरीके से एवेल्युएट करने की कोशिश करेंगे। एक छोटा सा फॉर्मूला और बनता है कि अगर हमें नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मोल इज इक्वल्स टू एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस। इसमें साहब अगर एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर देना तो मुझे मोल मिल जाएगा। देखो इस फॉर्मूले को कैसे सही करते हैं ये मैं आपको सिखाता हूं। इस फॉर्मूले की हम चर्चा करें, पॉइंट में लिखा होगा, मान लो साहब 6.02 इंटू 10 टू दी पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 गिवन है। आप ये छोटा सा क्वेश्चन है, 6.02 इंटू 10 टू दी पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 गिवन है, मुझे मोल निकालना। आंसर, चेक द कैलकुलेशन। मोल इज इक्वल्स टू, साहब कितने मॉलिक्यूल्स हैं, जो इंफॉर्मेशन दी गई है मुझे उतना ही पार्ट यूज करना ना फॉर्मूले का, ये भी तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा ना। तो मॉलिक्यूल्स दिए गए तो 6.02 इंटू 10 टू दी पावर 23 और डिवाइड बाई एवोगाड्रो नंबर, ये कितना है 6.02 इंटू 10 टू दी पावर 23, तो साहब कितना मोल हो गया CO2 का, 1 मोल हो गया। मुझे साहब 3.01 इंटू 10 टू दी पावर 23 एटम्स ऑफ कैल्शियम दिया। साहब कैल्शियम सभी ने सुना होगा, कैल्शियम एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 20 होता है और मास नंबर क्या हो जाता है, 40 हो जाता है। तो इसमें जो है मुझे मोल निकालने हैं साहब। देखो कैलकुलेशन,
जितना यूज करना है, एटम्स मुझे दिए गए सब, तो एटम्स दिए गए तो 3.01 इंटू 10⁻23 डिवाइड बाई 6.02 इंटू 10⁻23, तो मोल निकल आएगा 1/2, मतलब 0.5 मोल आ गया साहब। समझो बात को, इस फॉर्मूले का बहुत बड़ा यूज है। लेकिन जो तय बात है, तीनों चीजें एक साथ दी नहीं जाएंगी, तीनों चीजें आप एक साथ कैलकुलेट नहीं करेंगे। जो डेटा आपको गिवन हो वो डेटा आप इनपुट करिए। ग्राम में मास गिवन है तो ग्राम एटॉमिक मास का यूज करिए। मॉलिक्यूलर मास गिवन है तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास यूज करिए। मोल को कैलकुलेट करिए। अगर वॉल्यूम गिवन है एसटीपी पर तो 22.4 से डिवाइड करिए, मोल कैलकुलेट करिए। अगर क्वेश्चन में स्ट्रिक्टली 1 बार दिया गया है तो 22.7 का डिवाइड करके आप मोल को कैलकुलेट कर सकते हैं। बाकी फर्दर मॉलिक्यूल्स की कैलकुलेशन आप इस फॉर्मूले से कर सकते हैं, एटम्स की कैलकुलेशन आप इस फॉर्मूले से कर सकते हैं, और ढेर सारे। हमने कहानी जहां से शुरू की थी, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, आपको समझ में आ रही होगी, डेफिनेटली समझ में आएगी अगर आप चीजों को सही तरीके से समझ रहे होंगे कि काउंटिंग यूनिट, हमारे पास काउंटिंग यूनिट जो है वो मोल है, और वो कितने नंबर को रिप्रेजेंट करती है, 6.02 इंटू 10⁻23। जेंटलमैन, पीडीएफ के लास्ट में मैंने एक चार्ट बनाया है, और वो चार्ट आपको दिया गया है, बहुत ही सिंपल सा चार्ट है। उसमें इस तरह से मोल लिखा हुआ है, और मैंने आपको जो फॉर्मूले बताए हैं उन्हीं का आप यूज करने वाले हैं। कि साहब अगर इंटू कर दिया 6.02 इंटू 10⁻23 से, तो साहब क्या कैलकुलेट हो जाएंगे, एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस। यू कैन सी इन द चार्ट, आप चार्ट में देख सकते हैं। अगर इसमें डिवाइड कर दिया, मोल को अगर आपने इंटू कर दिया ग्राम एटॉमिक मास से, तो क्या निकल के आ जाएगा, मास इन ग्राम। इंटू कर दिया ग्राम मॉलिक्यूलर मास से, तो क्या आ जाएगा, मास इन ग्राम। और आपने एक फॉर्मूला सीखा था अभी कि मोल ऑफ गैस इज इक्वल्स टू वॉल्यूम एट एसटीपी डिवाइड बाई 22.4। तो अगर मोल को इंटू कर दिया 22.4 से, तो वॉल्यूम ऑफ गैस, कोई भी गैस हो, एसटीपी कैलकुलेट हो जाएगा सर, या फिर एनटीपी। तो इस चार्ट का भी बड़ी आसानी से आप यूज कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। मोल की बहुत बड़ी कैलकुलेशंस, बहुत बड़े मार्जिन पे क्वेश्चंस आते हैं, तो उनको सॉल्व करना, लीनियर क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत अच्छे स्तर पे हम मोल कॉन्सेप्ट में सीखेंगे। मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे मोल का यूज करके लीनियर क्वेश्चंस को चुटकियों में हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन इस चार्ट का जो भी फॉर्मूले हम लोगों ने 1 बाय 1 डिस्कस किए हैं पीडीएफ में, उस फॉर्मूले का जो भी पॉइंट्स हमने डिस्कस किए कि कार्बन 12 के 12 ग्राम में जितने पार्टिकल्स होंगे ना साहब, उसी को एक मोल कहते हैं। वो पार्टिकल्स क्या हो सकते हैं, एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, प्रोटॉन्स हो सकते हैं और न्यूट्रॉन्स हो सकते हैं। तो इस लेक्चर 4 में मोल कॉन्सेप्ट का फंडामेंटल ये है। कुछ छोटे छोटे जैसे लीनियर क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं कि सपोज दैट 5.6 लीटर CO2 एट STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे कार्बन डाइऑक्साइड का 5.6 लीटर वॉल्यूम गिवन है। अब साहब मुझे मोल निकालना है, तो फॉर्मूला आपकी पीडीएफ में मैंने आपको समझाया कि वॉल्यूम
एट STP डिवाइड किससे करना है 22.4 से, तो 5.6 डिवाइड बाई 22.4 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 1/4 0.25। इतने मोल आ गए सब। अब यहाँ से आगे की कहानी हम बना सकते हैं। अगर मुझे मॉलिक्यूल्स निकालने थे साहब इसमें, तो ये मोल आ गए। तो मैंने फॉर्मूला बताया आपको कि मोल में अभी बताया था चार्ट में, तो मोल इंटू Na कर दो साहब। Na मीन्स अवोगाड्रो नंबर, तो ये 0.25 इंटू Na हो गया। ये आप रख भी सकते हैं, नहीं तो ऐसे ही आंसर समझ। अगर मुझे नंबर ऑफ एटम्स निकालने थे साहब, तो आप देखो कि कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बना, C+O+O। साहब एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है 3। आपने मॉलिक्यूल कितने निकाले, तो 0.25 इंटू Na इंटू 3। सिंपली मल्टीप्लिकेशन। एक पेन है, अगर उसका कॉस्ट भाई 10 रुपये है, तो 3 पेन खरीदने के लिए कितना देना पड़ेगा उसको, शॉपकीपर को, मल्टीप्लाई बाई 3। ऑब्वियसली अगर हमारे पास CO2 के एक मॉलिक्यूल में कितने एटम थे 3, तो मुझे टोटल एटम्स निकालने हैं, तो इंटू क्या करना पड़ेगा 3 करना पड़ेगा। उसी चार्ट का मैं यूज़ कर रहा हूँ जो PDF में आपको दिया गया है लास्ट में। ऐसे ढेर सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस एक्सरसाइज में भी दिए गए हैं, आप आराम से उनको सॉल्व कर सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, कहीं कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। जैसे मान चलिए कि ग्लूकोज है, सब इसे ग्लूकोज बोलते हैं, बहुत ही यूजफुल कंपाउंड है हमारी डेली लाइफ में। समर में तो बहुत ही यूज करना चाहिए। हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन ना हो, बॉडी में पानी की कमी ना हो, तो ग्लूकोज का यूज करते रहना चाहिए। अगर इसका मैं मॉलिक्यूलर मास निकालूं, जिसको आप फॉर्मूला मास भी बोल सकते हैं, तो ये साहब 180 आएगा। अब इसको अगर मैं आगे ग्राम लिख दिया, तो ये ग्राम हो गया, 180 ग्राम हो गया। मोल निकालना है, तो इसका मास हमें पता होना चाहिए। मान लो मास जो है 1.8 ग्राम दिया गया, तो मोल निकालने के लिए फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं 1.8 डिवाइड बाई 180, तो यहाँ से मोल कैलकुलेट हो जाएगा। अब देखो इसे कैलकुलेट कैसे कर लेते हैं, बड़ा सिंपल है सब। ये 18 ऐसे कर दो और इसको 18 ऐसे कर दो, यहाँ से डेसिमल हटाओगे तो यहाँ एक जीरो और इंक्रीज कर जाएगा सब, ठीक है ना। अब ये 100 हो गया, ये बड़ा सिंपल है, तो इसको 100 ऐसे लिख दो दिक्कत नहीं होगी। ये 1 हो गया और इसको 100 को आप सॉल्व करेंगे तो ये 0.01 हो गया। तो इतने मोल आ गए साहब। मॉलिक्यूल निकालने तो इनटू Na कर दो, हाँ तो मॉलिक्यूल आ जाएंगे, उसी चार्ट का यूज कर रहे हैं हम, ठीक है ना। और एटम्स निकालने तो देख लो साहब, एक मॉलिक्यूल जो है ना उसमें कार्बन के कितने एटम है 6, हाइड्रोजन के कितने हैं 12, ऑक्सीजन के कितने हैं 6, तो इनटू मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आपके पास नंबर ऑफ एटम्स निकल के आ जाएंगे। तो ये जो छोटी छोटी कैलकुलेशंस हैं मोल को लेकर के, फंडामेंटल ऑफ मोल्स जिसको आप बोलते हैं, आप एटॉमिक मास, मैंने आपको बोला भी था कि एटॉमिक मास आप याद कर लें। एटॉमिक मास बड़ी आसानी से याद कर सकते हैं, 30 तक याद कर लें, ठीक है ना। पीरियोडिक टेबल को जब मैं डिस्कस करूंगा तो उसके लिए मैं एक ट्रिक बताऊंगा, लेकिन फिलहाल में उसको याद कर लें, थोड़ा थोड़ा याद करें, ठीक है ना, क्योंकि यूज़ होगा फॉर्मूला मास में, मॉलिक्यूलर मास में यूज़ करना पड़ेगा, तो उसको थोड़ा सा याद कर लें, ठीक है ना, कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। एटॉमिक मास एटॉमिक मास की यूनिट्स आप AMU होती है या फिर U, बड़ा सिंपल है सब। मॉलिक्यूलर मास ये सब याद रखेंगे। मॉलिक्यूलर मास को भी हम AMU में या U में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास आया
तो हमने मॉलिक्यूलर मास को किस में लिख दिया, ग्राम में, इन ग्राम। और इन दोनों की चर्चा हम किसके लिए करते हैं, फॉर मोल, फॉर 1 मोल। तो फंडामेंटल ऑफ मोल्स जेंटलमैन समझ में आ गया, यही है फंडामेंटल ऑफ मोल्स। एक्सरसाइज में क्वेश्चंस दिए गए हैं, केयरफुली उनको सॉल्व करें, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। एटॉमिक मास 30 तक जो इंपॉर्टेंट एटॉमिक मास हैं, अरे याद ही होते सब, नॉर्मली तो याद ही होते हैं बच्चे को। हाइड्रोजन का 1 होता है, लिथियम का 7 होता है, हीलियम का 4 होता है, नाइट्रोजन का 14 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है। लेकिन तब भी कोई परेशानी आती है तो बी बैक टू लर्न द एटॉमिक मास। हम पीरियोडिक टेबल के लेक्चर में, पीरियड फाउंडेशन में पीरियोडिक टेबल का लेक्चर आएगा, हम पीरियोडिक टेबल के लेक्चर में एटॉमिक मास को भी लर्न करने की एक ट्रिक सीखेंगे, तो उसके लिए आप इंतजार करिए। लेकिन फिलहाल में फंडामेंटल ऑफ मोल्स को क्लियर करिए, इसको अच्छा करिए और इस पे जो बेसिक क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करिए। पीडीएफ में जो भी पॉइंट्स हैं वो मैंने क्लियर कर दिए, आप पॉइंट्स को समझ के और इस लेक्चर की स्टडी करिएगा।